जो आप लोगों के आलोचक वो कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है, लेकिन वो शिक्षक का, ट्यूटर का काम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है मार्केट में, और अभी है भी। तो आईटी फील्ड में जाना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इस पे पुलिस पे ये भी आरोप लगता है कि हम जाते हैं लेकिन केस जल्दी करते नहीं, लेकिन कई बार अपराधी अलग स्टेट से भी करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का ना होकर अलग स्टेट। तो हमारे स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है? सोशल मीडिया पर आप इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि लोग अगर भोपाल में बैठे हों, मेरे एक दोस्त ने बता रहे थे खारगोन के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस काम नहीं करेगी थाने वाली, हम राजेश सर के पास जाएंगे इंदौर, वहाँ पुलिस काम करेगी। उनको आप क्या फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप? मतलब फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए और कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हैं? सबसे पहले स्वागत इंदौर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कठिन काम क्या है आपके हिसाब से? अपराधियों को पकड़ना या समाज में अवेयरनेस लाना? मुझे लगता है कि समाज में अवेयरनेस लाना एक ज़्यादा कठिन भी है और ये चैलेंजिंग भी है, लेकिन सबसे डीप इम्पैक्ट वाला काम भी है। अगर एक बार अवेयरनेस अगर क्रिएट करने में आप सफल हो जाते हैं तो ये मास को अफेक्ट करता है। और आप पकड़ेंगे तो कितने अपराधी पकड़ेंगे? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000। लेकिन अगर आप अवेयर करने जाएंगे तो आप लाखों करोड़ों लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो अवेयरनेस का एक डीप इम्पैक्ट होता है, उसका मास इफेक्ट होता है। सर, जो पुलिस के आलोचक हैं, जो पुलिस में विश्वास नहीं करते, जो आप लोगों के आलोचक, वो कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है, लेकिन वो शिक्षक का, ट्यूटर का काम कर रही है। उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं लगातार साइबर क्राइम में हमने 2024 में से अभी तक लगभग 100 से अधिक साइबर फ्रॉड के क्रिमिनल्स को हम पकड़ चुके हैं। तो कुछ केसेज में जो बड़े केसेज थे उनमें ये आया है कि बीएनस ऐप के जरिए जो पैसा था अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से बीएनस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके यूएसडीटी हो या फिर बिट्सकॉइन हो, कंबोडिया, लाओस, हांगकांग, म्यांमार शिफ्ट हो गया। अब ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि बाहर से पैसे को रिकवर करना। अगर बॉडी ऑफेंसेज होते हैं तो उसमें व्यक्ति को रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है, उसको लगता है कि इसको जेल हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड में सामान्यतः व्यक्ति की जो जनरल टेंडेंसी होती है कि उसको पैसा वापस चाहिए होता है। और ऐसी स्थिति में बेसिक्स क्या है कि आप चूँकि अब पैसा बाहर चला गया, ऐसी स्थिति में बड़े चैलेंजेस रहते हैं। बड़ा एक चैलेंज होता है उसको रिकवर करना। तो बेसिक्स पर फिर हम आए कि अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है कि हम लोगों को जागरूक करें कि साइबर फ्रॉड किस तरह से होता है और हमें क्यों अवेयर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस के हमें परिणाम भी मिले हैं, क्योंकि 2024 में मोर देन 80 डिजिटल अरेस्ट के केस आए थे। लेकिन अभी 2025 में एक मार्च कंप्लीट हो गया है, अप्रैल फर्स्ट वीक है, सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ है डिजिटल अरेस्ट का। 3 महीने में एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। पुलिस पे ये भी आरोप लगता है कि हम जाते हैं लेकिन केस जल्दी करती नहीं पुलिस। देखिए, देखिए क्या होता है, 1930 पर जब कंप्लेंट हो जाती है तो ये अपने आप में ही एक एफआईआर, अपने आप में ही एक एफआईआर है। यस, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये डिजिटल आपकी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है आपको। फिर क्या होता है कि आपके जिन जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, किन किन स्काइप वीडियो कॉल पर जैसे बात हुई है, या कोई लिंक भेज के आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई डिजिटल वॉलेट के थ्रू पेटीएम, तो इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम समय समय पर एफआईआर करते हैं। सर, आपने 2-3 कंट्रियों का जिक्र किया, उल्लेख किया, बैंकॉक, कंबोडिया। लेकिन कई बार अपराधी अलग स्टेट से भी करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का ना होकर अलग स्टेट। तो हमारे स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है? देखिए, कोऑर्डिनेशन की हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन I4C बनाया इसलिए गया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो है I4C, जो कि नोडल एजेंसी है इंडिया में, एमएचए के अंडर वर्क करती है, तो उसका काम ही ये है। तो I4C का जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उससे उसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन हम करते हैं डिफरेंट स्टेट में। लेकिन वो आज भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, जिससे अपराधी, अगर सपोज करो अपराधी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा से उसको ट्रैप करना, हैदराबाद से उसको ट्रैप करना एक दुष्कर काम होता है। तो अभी लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आपके क्राइम ब्रांच है, कई कई बार हज़ारों की संख्या में मोबाइल वापस लेकर दिलाती है। कैसे करते हैं आप लोग? ये हमारे यहाँ एक सिटीजन कॉप ऐप है,
सिटीजन कॉप आप कंप्लेंट लेते हैं जिन लोगों के मोबाइल खो जाते हैं, और जब वहाँ पर कंप्लेंट आ जाती है तो फिर हम सर्च करते हैं, उनके IMEI सर्च कराते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जब वो मोबाइल यूज होने लगता है तो फिर उसकी जो ट्रैक करके फिर हम उसको मोबाइल को बुलवा लेते हैं। तो इस तरह से मोबाइल जिनके खो जाते हैं उनको वापस कराने में सिटीजन कॉप ऐप के माध्यम से क्राइम ब्रांच सहयोग करती है। मैं पिछले क्वेश्चन को ही आगे बढ़ाऊंगा। जैसे स्टेट्स की बात की, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जैसे इंटरपोल हो गया और भी बहुत सारे, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन है इंदौर पुलिस की? जी बिल्कुल, अभी साइबर फ्रॉडस्टर से निपटने के लिए MHA ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक भारत पोल लॉन्च किया है। भारत पोल MHA ने, तो भारत पोल है जिसमें कि सभी जो जो कंट्रियाँ हैं वो जो जो उनकी जो एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो उनके माध्यम से काम करती हैं। तो भारत पोल से हम लोग कनेक्टेड है। अगर कहीं भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मदद चाहिए होती है तो उनकी मदद ले सकते हैं। तो भारत पोल लॉन्च किया गया है। अब उसके क्या कितना कोऑर्डिनेशन उनसे इफेक्टिव हो पाता है, क्योंकि इंटरपोल से हम कनेक्टेड हो जाते हैं भारत पोल के जरिए। तो अभी इसमें हम काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो जो आरोपी बाहर चले जाते हैं या फिर जो इंडिया के होते हैं उनके लिए हम LOC जारी कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी चेन्नई से भी एक आरोपी को पकड़ा था, जो डिजिटल अरेस्ट का आरोपी था। वो दुबई भागने के फ्राग में था, तो LOC जारी थी। एक आरोपी को हमने ये पंजाब से पकड़ा था, उसकी दिल्ली से, उसकी भी LOC हुआ था, LOC के माध्यम से पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कोऑर्डिनेशन में जो परिणाम जो आने चाहिए वो फिलहाल अभी परिणाम मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अभी थोड़ा सा प्रायर स्टेज में है। तो कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक क्रिमिनल जब चला जाता है, पैसा बाहर चला जाता है, तो उसको रिकवर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। सर, एक कुछ पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनका कहना है कि हमारे देश के युवा, उनको जॉब के बहाने बुलाया जाता है बाहरी देशों में, और फिर उनका पासपोर्ट वगैरह छीनकर उनको बोला जाता है कि तू ये काम कर, यानी कि तू इंडिया में फ़ोन लगा, उनसे पैसे कलेक्ट कर, यानी कि अपराध कर। कुछ केसेस आए हैं आप लोगों के पास? देखिए, अभी केसेज नहीं आए हैं, बट इस तरह की काफ़ी, चूँकि हम कोऑर्डिनेशन में जुड़े रहते हैं, तो दूसरी जगह केसेज है जिसमें कि जॉब ऑफर के नाम पर ये बाहर भेज देते हैं, और बाहर भेज देते हैं तो वहाँ पर ये साइबर स्लैब के रूप में काम करते हैं। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि विलिंगली इस काम को करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइबर स्लैब के रूप में काम करते हैं, और कुछ लोग इसमें मिक्स होते हैं, पहले काम करते हैं फिर उसमें टर्न हो जाते हैं। तो और जो मुझे लगता है, जो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्क्यू कराया था लोगों को, जो मियांवाड़ी से, तो कई लोगों को रेस्क्यू कराया गया थाईलैंड पुलिस की मदद से। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये साइबर स्लैब के रूप में भी काम करते हैं। तो इस तरह के कई केसेस साउथ में भी रजिस्टर्ड हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो विलिंगली काम करते हैं वो लोग भी इस तरह वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे हैं। जो डिजिटल अरेस्ट के वीडियो कॉल आते हैं वो ज़्यादातर बेस्ड जो होते हैं वो बाहर की कंट्री बेस्ड होते हैं, जहाँ उनके डार्क रूम बने हुए हैं। कुछ समय पहले आपको भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी। हाँ, पर मुझे वो अटेम्प्ट था, चूँकि रेंडर कॉल करते हैं, वो किसी को भी रैंडम में किसी को भी कॉल कर लेते हैं। और चूँकि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का प्रवेश प्रवक्ता भी हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था। इन जनरल प्रेस बाइट रूटीन की चल रही थी, तभी कॉल आया कि आपका 2 घंटे में अकाउंट बंद होने वाला है, आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हुआ है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। तो मैंने 9 दबा दिया। फिर मैं बोला कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो एक सिंपल एम्प्लॉई हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो लगातार बात होती चली गई, आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा। सर मैं 2 घंटे में कैसे आऊँगा, मैं तो इंदौर का हूँ। तो अब अच्छा एक काम करिए, मैं अभी परमिशन लेता हूँ, फिर वीडियो कॉल पे आपको आना पड़ेगा। मैंने वीडियो कॉल पे मैं आ जाऊँगा। फिर वो परमिशन लेने गए, परमिशन लेने के बाद लौट के आए, ठीक है आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं यूनिफॉर्म पहने हुआ था, तो जैसे ही उसने देखा तो पूछा कि तुम्हारे साथ ये कौन है। मैंने कहा ये मैं खुद ही हूँ। तो फिर वो उसने काट दिया, कॉल काट दिया था। और आप लोगों ने अरेस्ट किया उसको? हाँ, देखिए लगातार पुलिस काम करती रहती है, पर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा, अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े प्लेयर्स दुबई, हांगकांग, ये मियांवाड़ी जो म्यांमार में है, लाओस, कंबोडिया, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें सिम कोई और उपलब्ध कराता है, सिम खरीदता किसी के नाम से होती है, उपलब्ध कराने वाला कोई और है, उसको ट्रांसफ़र कराने वाला कोई और है, फिर पैसे का अलग ट्रांसफ़र कराने वाला कोई और है, फिर बैंक अकाउंट की व्यवस्था करने वाला कोई और है। इसमें तरह तरह के ग्रुप्स और चैनल्स बने हुए हैं जिसके आधार पर ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। सोशल मीडिया पर आप इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि लोग अगर भोपाल में बैठे हों, मेरे एक दोस्त ने बता रहे, खारगोन के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस काम नहीं करेगी थाने वाली, हम राजेश सर के पास जाएंगे इंदौर, वहाँ पुलिस काम करेगी। उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उन तक ये रील भी पहुँच रही है
ये बात पहुंच रही है, तो फिर कहीं ना कहीं जो डिजिटल एडवाइजरी हम जारी करते हैं किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो लोग उन तक ये भी पहुंच रहा होगा, तो वो अवेयर होंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ अवेयरनेस से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं है। हमारा डैमेज हो नहीं, अगर डैमेज हो भी जाता है तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा डैमेज को मिनिमाइज़ किया जाए, तत्काल 1930 पर कंप्लेंट किया जाए। क्योंकि 1930 पर जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे अगले 15 to 20 मिनट्स में वो सारे अकाउंट होल्डर फ्री हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया है, तो पैसा वापस मिलने की संभावना बनी रहेगी। 2024 में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम्स के वापस कराए थे। 14 करोड़ 20 लाख रुपए वापस कराए थे। टोटल कितने विक्टिम्स? लगभग 75 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ था, तो 14 करोड़ 20 लाख रुपए हम वापस कराए थे हम लोगों ने। नंबर ऑफ विक्टिम्स? नंबर ऑफ विक्टिम्स तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो कंप्लेंट्स हुई थी लगभग 11,000 कंप्लेंट्स हुई थी, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया केसेज। उनमें से कितने लोग कितने विक्टिम्स को आप लोगों ने हेल्प किया? ये टोटल सभी की हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी में कुछ मिलता है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, एक डिजिटल अरेस्ट का केस था जिसमें कि एक रिटायर्ड शिक्षक थे और वो अपने किडनी के इलाज के लिए बेंगलोर जा रहे थे। तभी उनका पूरा पैसा जो जो था इकट्ठा किया था उन्होंने, उस 32 लाख का उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो वो, हाँ, डिजिटल अरेस्ट पर 32 लाख का फ्रॉड हो गया था। तो हमने मेहनत की, उन्होंने टाइमली रिपोर्ट भी लिखा दी थी, तो लगभग 27 लाख हम उनके वापस कराए। तो वापस मिलने भी आए थे, धन्यवाद देने आए थे, और अब वो इलाज कराने चले गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी उसकी कंप्लेंट की है और कहीं पैसा जल्दी से ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया। क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है फिर ये बड़ा चैलेंज हो जाता है उसको बाहर से रिकवर करना। इंटरव्यू से इतर एक प्रश्न आपसे करूंगा कि आप सर, आपका बचपन कैसा था, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कैसी थी, और क्या चीज़ मोटिवेट किया कि आप पुलिस ज्वाइन करें? देखिए, जो मुरैना का मैं रहने वाला हूँ, तो मुरैना में डकैत समस्या उस समय बहुत थी, तो पुलिस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था वहाँ। पुलिस को मतलब काफ़ी सम्मान की दृष्टि, हाँ, मानते थे, काफ़ी मानते थे, आज भी मानते हैं। पुलिस का काफ़ी सम्मान है उस क्षेत्र में। तो एक ये चीज़ थी। और दूसरा, मैं मतलब कृषक बैकग्राउंड से था, गांव में खेती थी, मुरैना में घर था, तो ऑलरेडी हम पढ़ाई में भी बस पढ़ाई में के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं थे, तेज थे बट सेंसिटाइज नहीं थे। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो क्रिकेटर बनना चाहता था। हाँ, मतलब बहुत मेहनत क्रिकेट में कर रहे हैं। मतलब हम लोग बेसिकली सेंसिटाइज नहीं थे कि हमें बनना है, हमें बहुत मेहनत करनी है और बनना है। जैसे अब उस समय लगा क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलते रहते थे दिन भर, और जैसे स्कूल से गायब हो गए, क्रिकेट खेलने चले गए, मैच है, तो क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस था। फिर समझ में आया, फिर मोटिवेशन जो होता है, आपकी जो सर्कमस्टेंसेज होती हैं, फैमिली कंडीशंस होती हैं, वो बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आपको समझ में आता है कि परिवार आपको इतना बैक कर रहा है और आपको फिर कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी, तब फिर मैंने मेहनत की, तो मैं सिलेक्ट हुआ। फिर मेरे बाद मेरा छोटा भाई भी यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, तो हाँ, वो सिलेक्ट हो चुके, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी IRS है। दो भाई, दो पुलिस अधिकारी? अब मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी वाइफ पुलिस ऑफिसर है, और मेरा छोटा भाई एडिशनल कमिश्नर जीएसटी है, IRS है। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे यूथ वर्ग के देखते हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अभी आपका टारगेट क्या है, आपका फोकस क्या है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो स्क्रीन टाइम बढ़ाइए। अगर आपको कोई यही सोशल मीडिया में ही टाइम स्पेंड करना है, उसी से आपको पैसा कमाना है, तो उसमें टाइम बढ़ाइए। अगर आपको लगता है ये केवल आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज करिए और अपने गोल पर फोकस करिए। क्या आपका गोल है? अगर आपने कोई जॉब लेनी है, कोई करियर बिल्डअप करना है, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में, तो अपने फोकस को शिफ्ट करिए सोशल मीडिया में। स्क्रीन टाइमिंग को मिनिमाइज करिए, इंटरटेनमेंट को मिनिमाइज करिए। क्योंकि आपका फोकस इंटरटेनमेंट ना होकर फोकस आपका अचीवमेंट ऑफ योर गोल है, करियर का गोल है। तो जिसमें आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है, उस गोल पर आप अपना फोकस शिफ्ट करिए। चाहे वो, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप सोशल मीडिया पर करिए, लेकिन अगर आपका गोल सोशल मीडिया नहीं है और आपका गोल प्राइवेट या अपने खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको स्क्रीन टाइम बहुत मिनिमाइज करना होगा। शायद 30 मिनट से लेकर 1 घंटे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सोशल मीडिया पर मैं इतना वो करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरा स्क्रीन टाइम देखेंगे तो स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं निकलेगा। 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है? 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं निकलेगा। स्क्रीन टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं बहुत जल्दी तेज़ी से सर्च करता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे पेज को देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो केवल और केवल साइबर फ्रॉड से रिलेटेड सारी एडवाइजरी मिलेंगी या सारे वीडियोज़ मिलेंगे, केवल साइबर रिलेटेड है। तो मेरा फोकस उन्हीं जगह जाता हूँ और उन्हीं में से अपना कंटेंट निकाल के और नई वीडियो बनाता हूँ, नई रील्स बनाता हूँ, जिससे लोग अवेयर हो सकें। आपने कहा कि फोकस्ड रहना चाहिए युवाओं को, लेकिन आप खुद फोकस नहीं था, फिर भी पुलिस अधिकारी बन गए आप। मैं डेफिनेटली, चूँकि मैं खुद ही नहीं, फोकस शिफ्ट हुआ मेरा। जैसे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट में अच्छे परिणाम आए, नेशनल तक गया मैं।
फिर उसके बाद जब लगा कि अब मुझे बनना है तो फोकस क्रिकेट से शिफ्ट हुआ जॉब पर, पढ़ाई पर। तो जब पढ़ाई पर शिफ्ट हुआ फोकस, तो वहाँ से परिणाम मिल गया। फिर जब जॉब में आया तो पुलिस की शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें एडजस्ट होते चले गए। क्राइम पर थोड़ी सी पकड़ बनी, फिर काफ़ी ज़्यादा क्राइम के काम जो एडवेंचरस इन्वेस्टिगेशन होने लगी, तो फिर फोकस शिफ्ट हुआ पुलिसिंग पर। साइबर फ्रॉड पर अभी मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है, तो उसके आप परिणाम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं लगातार साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए कैंपेन चला रहा हूँ। लगभग मोर देन 560 से 560 से अधिक सेमिनार सेशंस और पॉडकास्ट और लाइव शो हो चुके हैं, और लगातार मैं इस कैंपेन को जारी रखे हुए हूँ। इसके अलावा मेरी रील्स अगर आप देखेंगे तो रील्स भी लगातार वायरल हो रही है, जो कि मिलियंस पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों तक पहुँच रही है और लोग उसको सुनकर कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं। तो मेरा फोकस अवेयरनेस पे है, जो कि मुझे लगता है कि मैं छोटे रूप में ही सही, बट मैं कुछ लोगों को अवेयर कर पा रहा हूँ। मुझे अभी और लगातार करना होगा। दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं आपके कुछ, चूँकि जो हमारे ऑडियंस है, यूथ और स्टूडेंट्स हैं, उनको एक क्यूरियोसिटी होती है, उन जाने की इच्छा होती है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई साइबर का केस आया आपके पास, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोग? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें तीन तरह के अपन फोकस कर सकते हैं। नंबर वन, कम्युनिकेशन। आपसे कोई ना कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करेगा फ्रॉड करने के लिए, या तो कॉल करेगा, या तो नॉर्मल कॉल करेगा, या मैसेज भेजेगा, या व्हाट्सअप कॉल करेगा, या स्काइप वीडियो कॉल करेगा, या टेलीग्राम से मैसेज करेगा, या इंस्टाग्राम से मैसेज करेगा। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड देन सेकंड, आपके साथ फ़ोन करेगा, तो फ़ोन करेगा फ्रॉड के लिए। तो फ्रॉड कैसे करेगा? तो फ्रॉड करेगा तो पैसा जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा बैंक अकाउंट्स में, डिजिटल वॉलेट में। तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो जो हाँ, ट्रांजेक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसमें बैंक आ सकते हैं, डिजिटल वॉलेट आ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है। तो इन दो लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होती है। थर्ड एक लाइन और है सीसीटीवी फुटेज। कई बार बैंक से जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो वो उस जगह के एटीएम के फुटेज देखने पर, सीसीटीवी फुटेज देखने पर भी वो इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम साइबर इन सबको एक्सट्रैक्ट करके फिर साइबर फॉरेंसिक की मदद लेते हैं इन एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर उस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है आप लोग? नहीं, अब जब आप जिस फील्ड में रहते हैं, आप धीरे धीरे उसके साथ सहज हो जाते हैं। फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप, मतलब फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए और कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है मार्केट में, और अभी है भी। तो उनका काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स, अभी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो ये आगे चल के लगभग आने वाले मिनिमम एक दशक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पर जाएगा, बहुत हाइट पर रहेगा। तो आईटी फील्ड में जाना एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहेगा। और दूसरा, ये आने वाले समय में एआई जनरेटेड साइबर फ्रॉड होंगे, जो कि एक बड़ा चैलेंज आने वाला है, स्पेशली 2025 और 26 में। ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हम देख रहे हैं। अब वो जैसे जैसे स्थितियाँ बनेंगी, लेट्स सी, बट मुझे मालूम है कि 2025 और 26 बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि एआई जनरेटेड साइबर क्राइम होंगे। हाँ, एआई जनरेटेड साइबर क्राइम होंगे, और ऐसी स्थिति में कैसी मशीनरी डेवलप होगी, क्या मैकेनिज्म डेवलप होगी, ये लेट्स सी, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। What role do you think artificial intelligence and machine learning can play in terms of cyber security? देखिए ये आप ये मान के चलिए कि ये तो इम्पैक्ट डालेगी ही। अभी आज क्या होता है, हम बोलते हैं कि देखिए अननोन व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, अननोन नंबर पे भरोसा नहीं करना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अननोन नंबर पर भरोसा नहीं करना। तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरा नॉन नंबर है, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा, वही नंबर जो फीड है, और नाम भी वही आएगा। ये एआई के जरिए होता है। ये स्पूफ कॉल होते हैं, स्पूफ कॉल होते हैं, जिनको कि जो मैं आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाना चाहूँ वो दिखा सकता हूँ, और जो कॉल, तो आप समझेंगे ये स्पूफ कॉल है। तो आप जैसे ही पलट के लगाएंगे तो ओरिजिनल व्यक्ति बजाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद, तो पहला पॉइंट ये हो गया, वो नंबर दिखा दिया तो आपको लगा शायद स्पूफ कॉल होगा, तो पहला चलो वहाँ आप बच गए। फिर जब आपने आवाज़ सुनी, आवाज़ ही मेरी होगी, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1-1.5 मिनट की अगर कोई आवाज़, वीडियो, ऑडियो पड़ा हुआ है आपका, तो उससे एआई के द्वारा जनरेट हो जाएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत जो भी कहलवाया सकते। 1-1.5 मिनट का, एक मिनट ही ना, ज़्यादा नहीं करना। तो अब 1 से 1.5 मिनट में काम हो जाता है। अब वो वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत अब आपसे आवाज़ ही मेरी आएगी कि यार मैं बोल रहा हूँ राजेश टंडोतिया, मुझे यार 1 लाख की ज़रूरत है। फिर आपको लगेगा यार ये आवाज़ भी आजकल चेंज हो जाती है, हाँ तो यार भाई वीडियो कॉल कर, तो मैं वीडियो कॉल कर दूंगा। तो वीडियो कॉल में भी मैं वर्दी पहने बैठा हुआ होऊंगा, और अब वही चेहरा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ डीप फेक।
तो तीनों चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो आपको संशय करने का कोई कारण बचेगा नहीं। वाकई डरावनी है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ऑलवेज वेरीफाई। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, हमेशा हमको वेरीफाई करना चाहिए। हमेशा हम उसका वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्पूफ कॉल में जब आप कॉल बैक करेंगे तो ओरिजिनल व्यक्ति के पास लगेगा, तो जब आप कॉल बैक करेंगे तो फिर कॉल बैक में मुझसे ही बात होगी और फिर आप उसको वेरीफाइड कर पाएंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है डीप फेक में। अभी तो कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप भी हो सकते हैं, कई वीडियो होंगे हस्बैंड वाइफ के, वो हो सकते हैं, कंपनीज में फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें आपको डिफेमेशन, ह्यूमिलिएशन आपका सोसाइटी में करने के लिए कोई भी आपका डीप फेक बना देगा। तो ये थोड़े से अभी आने वाले समय है, लेट्स सी। अगर कम शब्दों में अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, कैसे वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्या बोलेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, हर अनजान और अज्ञात को संदेह की दृष्टि से देखें। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाएगा। हर अनजान और अज्ञात को संदेह की दृष्टि से देखें, क्योंकि जब आप संदेह करेंगे उन पे तो आप वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ आप वेरीफाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप उस फ्रॉड को समझने में सक्षम हो पाएंगे। सर, आपने इंदौर युद्ध से बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंदौर युद्ध की आशा करते हैं कि जो आप लोग कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो। थैंक यू सो मच सर।